नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका। आज हम लोग रीजनिंग का स्ट्रेटजी देखने वाले हैं फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2026। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने क्वांट्स का स्ट्रेटजी डिस्कस किया है। अब क्वांट्स का स्ट्रेटजी वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आरबीआई ग्रेड बी में सिलेक्शन लेने से अगर कोई आपको रोकेगा तो वह क्वांट्स। दूसरे नंबर पर आता है रीजनिंग। क्वांट्स आपको रोकेगा, दूसरा रीजनिंग रोकेगा। यही दो सब्जेक्ट रोकता है, आपको फेज 2 तक जाने ही नहीं देगा, फेज 1 में ही रोक लेगा। बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स क्वांट्स और रीजनिंग की वजह से पीछे रह जाते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंस समझो स्ट्रेटजी का और एग्जीक्यूशन का। स्ट्रेटजी मैं आपको अभी दे रहा हूँ, इसको आप एग्जीक्यूट करो और आपको रिजल्ट दिखेगा। आपका जो सिलेक्शन का चांसेस है वो 50% बढ़ जाएगा। अगर 40% चांसेस है तो 60% हो जाएगा। 60% चांसेस है तो 90% हो जाएगा। ये आप समझ के रखो। तो उसी प्रकार से वही सोच करके फोकस के साथ रीजनिंग का स्ट्रेटजी को हम लोग अभी देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने क्वांट्स का स्ट्रेटजी देख लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के स्ट्रेटजी प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना वीडियो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग स्ट्रेटजी के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि कट ऑफ का क्या सीन है। कट ऑफ क्या रहता है अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए। जनरल के लिए क्या है, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, ओबीसी के लिए, एससी एसटी, ठीक है, सबके लिए देखेंगे। इसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सिलेबस में बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिससे सवाल हर साल आते हैं, जिनको कर लेने से आपका लाइफ जिंगा लाला हो सकता है, उसकी भी बात कर लेंगे। इसके बाद स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी क्या रहेगा, और लास्ट में पेड स्टूडेंट्स के लिए क्या स्ट्रेटजी है वो भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग मेंटरशिप कोर्स में या फिर स्मार्ट कोर्स में ऑलरेडी इनरोल्ड होंगे, जो कि हम आपको हमारे ऐप के अंदर मिलता है, वहां पर इनरोल्ड होंगे, तो उन लोग के लिए क्या स्ट्रेटजी है वो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से चालू करते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ का क्या ट्रेंड है। ये सेक्शनल कट ऑफ है, ठीक है, कि आपको मिनिमम इतना नंबर तो लाना ही पड़ेगा रीजनिंग के अंदर। अब रीजनिंग के अंदर 60 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग का टोटल मार्क्स कितना है 60। और 60 क्वेश्चन कितना टाइम मिलता है इसमें, 45 मिनट मिलता है सेक्शनल टाइम में। जैसे तो आपको मालूम ही होगा, पहला वीडियो में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है आरबी ग्रेड विथ कंप्लीट प्लेलिस्ट, नहीं कंप्लीट डिटेल्स, उसमें मैंने आपको बताया ही था। तो अब चलो देखो 60 नंबर में से आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, कितना कट ऑफ है सेक्शनल कट ऑफ। तो अगर आप जनरल हैं तो 2025 में 18 नंबर लाते तो आप पास करते। ईडब्ल्यूएस के लिए 12 नंबर, ओबीसी के लिए 15 नंबर, एससी के लिए 12 नंबर, एसटी के लिए 12 नंबर, और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज उनके लिए 12 नंबर। ठीक है, तो ये हो गया 2025 का कट ऑफ। ये कट ऑफ ज्यादा है, 2024 में कम था। 2024 में यानी पिछले साल, पिछले का पिछले साल, जनरल कैटेगरी में 15 मार्क्स था कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस में 15, ओबीसी में 12, फिर एससी में 10.75, एसटी में भी 10.75, और पीडब्ल्यूडी में भी 10.75। ठीक है, 2023 का भी यहाँ पर दिया हुआ, 2023 और 22 का सेम ही है। ठीक है, जनरल के लिए 9 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 नंबर, ओबीसी के लिए 6 नंबर, ठीक है, एससी के लिए पौने 5 नंबर है ना, पौने 5 मतलब 4.75, एसटी के लिए भी सेम, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी सेम। ठीक है, 2021 का भी डेटा है। ये 2 साल जो था ना, 2023 और 2024, 2023 और 22, ये बहुत डिफिकल्ट यहाँ पर क्वेश्चन सेट हुआ था, रीजनिंग का भी और मैथ का भी। इसीलिए यहाँ पर आपको कट ऑफ दिख रहा है कि कट ऑफ कम है बहुत। और जिस तरह से हम लोग का पेपर थोड़ा सा आसान हुआ 2024 में, तो हम लोग का कट ऑफ भी भागा। और 2025 में हम लोग का पेपर आसान था, 60 मार्क्स में 20 मार्क्स लाना इजी था। इस वजह से आपको यहाँ पर कट ऑफ भी दिख रहा है 18 नंबर। ठीक है, तो आई होप ये समझ पाए कि किस तरह से कट ऑफ बदल रहा है, कट ऑफ बढ़ रहा है ना। इसका ये मतलब नहीं कि बढ़ते रहेगा, वो कम भी हो सकता है, वो पेपर का लेवल इजी हो गया था इसीलिए। अब आप देखो यहाँ पर पेपर का लेवल, यहाँ पेपर का लेवल ठीक था, है ना, क्योंकि 12 नंबर था यहाँ पर। लेकिन यहाँ देखो ये 2 साल में देखो 9 नंबर रह गया कट ऑफ, यानी पेपर यहाँ पर डिफिकल्ट था, फिर यहाँ पर पेपर इजी कर दिया है। तो ये भी हो सकता है कि आगे पेपर डिफिकल्ट करे। तो दोनों सिनेरियो हो सकता है 2026 के लिए। 2026 के लिए आप दोनों सिनेरियो रख सकते हो कि इजी भी होगा और डिफिकल्ट भी हो सकता है। ठीक है, कट ऑफ का मतलब सिर्फ ये समझे कि जब पेपर इजी होगा तो कट ऑफ ज्यादा भागेगा, अगर पेपर हार्ड होगा तो कट ऑफ कम जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक चीज आप सीखे कि जब आप एग्जाम में जाओगे, पेपर इजी आ गया, आपको लग रहा है पेपर इजी है, तो मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करो। और अगर आप एग्जाम में गए और पेपर डिफिकल्ट आ गया, तो आप कितना थोड़ा सा कोशिश करो कि नहीं कुछ भी सॉल्व हो जाए, थोड़ा भी सॉल्व हो जाए, थोड़ा भी सॉल्व हो जाए, तब आप सेफ रहोगे, पैनिक नहीं करोगे।
ठीक है, एग्जाम में जाकर के बेस्ट दे पाओगे। कट ऑफ का ट्रेंड समझ करके ये हम लोग को मालूम चला, ठीक है, इसीलिए हम लोग कट ऑफ का ट्रेंड समझे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको करने से क्या हम लोग कट ऑफ इजीली क्रॉस कर सकते थे या नहीं, ये भी देख लेंगे अभी। ठीक है, कट ऑफ समझ गया, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। अब ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोलता हूँ, ये हर साल इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अदरवाइज मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा। ठीक है, चलो स्टार्टिंग करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट पजल। ये सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से हर साल 30 मार्क्स के करीब आते हैं एवरेज, और मिनिमम यहाँ पर देखो 5 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि अगर कम आएगा ना तो 25 नंबर आएगा, और मैक्सिमम आएगा तो 35 नंबर आएगा। ठीक है, ऐसा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एवरेज में 30 नंबर यहाँ से आते ही आते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा दूसरा है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग का मतलब कि इसमें बोलेगा कि आपको कि आर्गुमेंट स्ट्रांग करो, या आर्गुमेंट स्ट्रांग है या फिर वीक कर रहा है, उसके बाद फिर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, आपको एक सिनेरियो दे देगा और बोलेगा कि इसमें आप क्या करोगे, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो इसको लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं ना शायद। हाँ, तो क्रिटिकल रीजनिंग में इसको बोलता हूँ, जिसमें अजम्पशन और कंक्लूजन ये सब सवाल बनते हैं। ठीक है, तो ये 10 नंबर के सवाल देखा गया है ऑलमोस्ट, लास्ट 5-6 ईयर्स का मैंने यहाँ पर डेटा रखा है। तो 10 नंबर का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कभी कभी अगर बहुत कम नंबर आएगा तो 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं तो 12 नंबर 13 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, ये समझ गया आप। इसके बाद मशीन इनपुट आउटपुट, ये हर साल क्वेश्चन बनता है, हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, हर साल। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता मशीन इनपुट आउटपुट, अगर आप 4-5 दिन लगाओगे और रेगुलस प्रैक्टिस करोगे मशीन इनपुट आउटपुट का, तब आराम से स्कोर कर लोगे 5 नंबर। इसके बाद है डेटा सफिशियंसी। डेटा सफिशियंसी से भी 3 से 4 नंबर आते हैं हर साल, इस साल कुछ देखने को मिले हैं। सिलोगिज्म का बात करते हैं, सिलोगिज्म, सिलोगिज्म भी बड़ा इजी है, और ये हर साल क्वेश्चन बनता है, और 4 से 5 नंबर इसमें आपको देखने को मिलेंगे सिलोगिज्म हर साल। कभी कभी सिर्फ एक साल ऐसा हुआ था कि रिवर्स सिलोगिज्म पूछ लिया था, यानी सिलोगिज्म में डिफिकल्ट पोर्सन ये पूछ लिया था एक ही साल, लेकिन एक साल, हाँ 2 साल, सॉरी 2 साल ये रिवर्स सिलोगिज्म पूछा है, अदरवाइज नॉर्मल सिलोगिज्म पूछा है। 2 साल कब पूछा था रिवर्स सिलोगिज्म, ये 2 साल में 2023 में और 2022 में, क्योंकि पेपर वहां पर टफ आया था। आई होप समझ पा रहे हैं आप। इसका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये तो बहुत हर साल पूछता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। कर लो आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 3-4 महीने के अंदर। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उतना प्रैक्टिस कर लो, आपको आराम से 3 से 4 नंबर फ्री का मिल जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग 8 से 10 नंबर हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पर टॉपिक बोला, ये हर साल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इतना फिक्स है, इतना प्रिडिक्टेबल है। देखो क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीनों प्रिडिक्टेबल है। जीए प्रिडिक्टेबल नहीं है, लेकिन उसको भी हम लोग किस तरह से जुगाड़ से काम कर सकते हैं, पास करने लायक हो सकते हैं, और अच्छा नंबर भी ला सकते हैं इनफैक्ट। ठीक है, लेकिन फिर भी ये सब तो अनप्रिडिक्टेबल रहता ही नहीं, तो प्रिडिक्टेबल है, आप आराम से कर सकते हो, इसका प्लानिंग आपका हूबहू काम आएगा, स्ट्रेटजी आपका फ्रूटफुल साबित होगा हर बार। ठीक है, चलो समझ गया आप। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका डन हो गया, अब स्ट्रेटजी की बात करते हैं। सिंपल स्ट्रेटजी कुछ है ही नहीं। सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढो। ढूंढोगे क्या, मैंने ढूंढ के दिया आपको, नोट कर लो अपने कॉपी में, नोट कर लिया। दूसरा चुनो। ठीक है, इनमें से आपको कुछ चीज चुनना पड़ेगा, या तो आप सीटिंग अरेंजमेंट पजल लो। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट पजल लो, और ये बाकी सब चीज लो, ये क्रिटिकल रीजनिंग छोड़ करके ये बाकी सब लो। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी ले लो, सिलोगिज्म ले लो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ले लो। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग ले लो, ये पोर्शन को चुनो। अगर आपका सीटिंग अरेंजमेंट पजल अच्छा है, या फिर आपने कभी बैंकिंग एग्जाम दिया था और वहां पर आपका बेसिक्स है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का, तो उस केस में आप सीटिंग अरेंजमेंट पजल लो, और क्रिटिकल रीजनिंग को छोड़ दो, इसको नहीं लो। सीटिंग अरेंजमेंट पजल लेकर के मशीन इनपुट आउटपुट लो, डेटा सफिशिएंसी का प्रैक्टिस करो, सिलोगिज्म करो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करो, और कोडिंग डिकोडिंग करो। ठीक है, आप पास कर जाओगे। ठीक है, या फिर मान लो कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट पजल जो है स्ट्रांग नहीं है, या फिर कभी भी बहुत टाइम लगता है, मन ही नहीं करता है पजल सॉल्व करने का, सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने का, मेरे जैसे, तो उस केस में आप जान गए हो कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट पजल नहीं होने वाला है, आप जान गए हो, ये वीकनेस को आप जान गए हो, तो भी बहुत अच्छा बात है कि जान गए हो। तो आप क्या करो, इसको छोड़ दो, फिर हल्का फुल्का कर लेना, नहीं तो मोस्टली छोड़ दो, और यहाँ पर तो दिमाग लगाओ आप। क्रिटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिलोगिज्म, और डाटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है, अब जो मैंने बोला कि सिटिंग अरेंजमेंट पजल छोड़ दो, तो छोड़ दो का मतलब ऐसे नहीं तो छोड़ दिया, पूरा छोड़ दिया, कभी नहीं पढ़ रहे हैं, पूरा साल भर नहीं पढ़े, नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, लेकिन जहाँ टारगेट नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखना, कि कभी अगर मान लो यहाँ से इजी सवाल पूछा, इजी सवाल, तो इजी सवाल आपसे बन जाए। ठीक है,
पेपर जानते कैसे बनाएगा, मैं आपको बताता हूँ पेपर कैसे बनेगा। पेपर में तो सब कुछ डलेगा, क्योंकि हर साल पूछा जाता है, सब कुछ डलेगा, ठीक है। कभी कभी क्या करेगा वो, सीटिंग अरेंजमेंट डिफिकल्ट कर देगा, बहुत डिफिकल्ट कर देगा सीटिंग अरेंजमेंट, और क्रिटिकल रीजनिंग आसान कर देगा पूरा, ऐसा करेगा। या फिर कभी कभी ऐसा करेगा कि क्रिटिकल रीजनिंग पूरा डिफिकल्ट कर दिया, पूरा डिफिकल्ट, और सीटिंग अरेंजमेंट पजल इजी कर दिया, ऐसा काम करेगा वो, ठीक है। और बाकी सब है ना, बाकी जैसे मशीन इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, सिलोगिज्म, अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, इसमें कुछ चेंज नहीं करेगा, सेम टू सेम जो जो अभी चल रहा है आपका आरआरबी पीओ मेंस लेवल में, वही पूछ देगा। एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल में वही पूछ देगा, कुछ भी दिमाग नहीं लगाएगा। दिमाग वो लगाएगा सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग में और ये सिटिंग अरेंजमेंट पजल में, ठीक है। समझ पा रहे हो ना यार? हाँ, चीटिंग अरेंजमेंट पजल या तो डिफिकल्ट कर देगा किसी साल, इसको इजी कर देगा, या फिर इसको डिफिकल्ट करेगा तो इसको इजी कर देगा, ऐसे काम चलेगा, ठीक है। तो आप एक काम करना कि इनमें से या तो सिटिंग अरेंजमेंट पकड़ो या तो क्रिटिकल रीजनिंग पकड़ो, दोनों में से कोई एक पकड़ो, और ठीक है, और उसको डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है। लेकिन एक को पकड़ा है, अगर किसी को भी पकड़ा, मान लो सिटिंग अरेंजमेंट पजल को पकड़ा, तो क्रिटिकल रीजनिंग को पूरा मत इग्नोर करो, हल्का फुल्का देख लेना कभी कभी, ठीक है। और अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग को पकड़े हो, तो ऐसा नहीं कि आप सिटिंग अरेंजमेंट पजल को एकदम भूल गए, जो इजी लेवल का क्वेश्चन होता है ना, उसको आप कर लो। कोई भी टॉपिक को इस एग्जाम के लिए एकदम अंधा नहीं छोड़ देना कि छोड़ दिए हो अब नहीं कर, नहीं, हर एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा तो देख ही लेना भाई, छोड़ भी रहे हो ना तो हल्का देख लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या करेगा, जो अनएक्सपेक्टेड है वो टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इजी क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आपका थोड़ा बहुत देखा हुआ रहेगा ना तो वो हो जाएगा, और यहाँ पर आप अपना कंपटीशन से काफी आगे रहोगे, बहुत आगे, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि मैंने क्या बोला, ठीक है, डन। चलो, तो ये 3 टॉपिक बोल दिया, कैसे करना है ये बोल दिया। यहाँ पर देखो, स्टेप 2 में क्या था कि पजल को चुनो, सिटिंग एरिया में पजल को चुनो या फिर क्रिटिकल रीजनिंग को चुनो, लेकिन जिसको भी चुनोगे उस पर आपको डेली काम करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग और पजल, ये दोनों चीज जो है उसमें आपको डेली ही काम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कुछ रिजल्ट नहीं देगा, और इसके बिना आपका सिलेक्शन भी नहीं होने वाला है, इसके बिना आप पास भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो, इसके बाद हर एक टॉपिक में 300 क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन, ये आपको करने होंगे, ठीक है। देखो मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका 2022 में 23 में आरबीआई में फेज 2 का एग्जाम देकर के आए हैं, वो कोई कोई तो इंटरव्यू देकर के आया है, और अब वो कह रहे हैं सर इस साल जो है वो मेरा क्वांट्स में नहीं हुआ, पिछले साल भी क्वांट्स नहीं हुआ था, पिछले साल रीजनिंग में फंस गए सर, इस साल क्वांट्स में फंस गए। इसका मतलब जान रहे हैं क्या है, कि आपका या तो क्वांट्स या तो रीजनिंग में कमांड नहीं है, इसीलिए कभी तो क्लियर हो जा रहा है, कभी क्लियर नहीं हो रहा है। तो हर बार क्लियर करने के लिए और हर एग्जाम में क्लियर करने के लिए आपको 300 क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर एक टॉपिक के लिए। और कैसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल आपने मान लो कि अभी आप पकड़े हो आप मशीन इनपुट आउटपुट, जब तक 300 क्वालिटी क्वेश्चन आपने नहीं किया है मशीन इनपुट आउटपुट का, तो आप आगे मत बढ़ो, सिलोगिज्म में जंप मत करो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में जंप मत करो, करो ही नहीं। 300 क्वेश्चन वहां सॉल्व हो गया, उसके बाद फिर आप अगला टॉपिक पकड़ो, सिलोगिज्म पकड़ा उसके बाद आपने, सिलोगिज्म में 300 क्वेश्चन करो, उससे आगे मत बढ़ो। अब क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे सर, यूट्यूब में जितना लोग डाला होगा वीडियो सब देख लो, सब देख लो, मतलब आपके हिसाब से जो सही लगे देख लो, लेकिन 300 क्वेश्चन का मार्क कंप्लीट करो। या फिर अगर मान लो कोई बुक है आपके पास तो बुक से कर लो, लेकिन 300 क्वेश्चन आपका सॉल्वेबल होना चाहिए, सॉल्व आप कर लिए हैं तभी आप आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में जाओ, कोई बुक लिए होगे, कहीं पर मिला होगा, कहीं पर भी आपको टेस्ट हो रहा होगा, कहीं पर भी 300 क्वेश्चन से नीचे का क्वेश्चन आप करके नहीं जाना, तो 300 क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चन करके जाना। क्या लेवल रहेगा, एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल या फिर आरआरबी पीओ मेंस लेवल, ठीक है, क्लियर। कोडिंग डिकोडिंग, अब यहाँ पर देखो कितना नंबर स्कोर करना पॉसिबल है, देखो यहाँ पर आप मशीन इनपुट आउटपुट में मान लो कि 5 नंबर तो आप स्कोर करोगे, क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल है। डिफिकल्ट वाला लेवल भी आप पढ़ के जाओगे तो आपको दिखेगा 5 नंबर दिखता ही है, कोई भी शिफ्ट में जाओ 5 नंबर आपको दिखेगा। डेटा सफिशियंसी का सवाल आपको 3 से 4 नंबर मिलेगा, ठीक है, 2 नंबर आप स्कोर कर लिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सिलोगिज्म जो है 5 नंबर का 5 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। 4 नंबर कभी कभी इस साल ही 4 नंबर आया, नहीं तो 5 नंबर ही आता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का बात करें तो यहाँ पर भी आपको 3 से 4 नंबर मिलता है, 3 नंबर फॉर एग्जाम्पल आप ले रहे हो, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में मान लो कि आप 5 नंबर ले रहे हो, या 6 नंबर लिखते हैं, 6 नंबर ले रहे हो, तो कितना हो गया आपका, 5 2 7 और इधर 12, 12 3 15, और 15 और 6 21 नंबर हो गया। और कट ऑफ कितना है देखो, कट ऑफ कितना है, 18 नंबर कट ऑफ है। और ये भी तब जब पेपर इजी आया था, पेपर डिफिकल्ट आया था 15 नंबर ही था हमारा कट ऑफ, और आप ऐसे ही स्कोर कर रहे हो 21 नंबर, जनरल के लिए बोल रहा हूँ,
तो आपने देखा, अभी आप देखो ना, आपने क्रिटिकल रीजनिंग छुआ है, ना क्रिटिकल रीजनिंग छुआ है, ना ही सिटिंग अरेंजमेंट छुआ है। इसके बावजूद आप 21 नंबर ला रहे हो। ठीक है, दिन खराब रहता है तो आप 15 नंबर ही लेकर के आ पाओगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि या तो क्रिटिकल रीजनिंग को पकड़ो, या तो सिटिंग अरेंजमेंट पजल को पकड़ो। ठीक है, और जिसको भी पकड़ोगे, तो जिसको छूट गया उसको थोड़ा बहुत देख लेना। आई होप समझ पा रहे हो आप। ठीक है, चलो समझ पाए ना, तो एक लाइक कर दो दोस्त, लाइक कर दो। मेरा टीम हमको बोलता है कि सर आप लाइक बीच बीच में बोला करो, तभी लोगों को मन आता है, तब याद आता है, नहीं तो भूल जाएंगे लोग। ठीक है, मैंने बोल दिया, लाइक कर दो। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद हर मंथ आप एक फुल लेंथ टेस्ट लगा लेना, कहीं पर भी टेक्स्ट बुक, ऑली बोर्ड, जहां पर भी आपको ठीक लगे, एक फुल लेंथ टेस्ट लगा लेना। किसका? एसबीआई क्लर्क मेंस या फिर आरआरबी पीओ मेंस लेवल। ठीक है, ये आईपीएस क्लर्क मेंस, उतना कर लेना आप। ठीक है, डेवलप द स्किल ऑफ आइडेंटिफाइंग डुएबल क्वेश्चन क्विकली। एग्जामिनेशन में जाकर के ना आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, उसको सॉल्व करना है। क्योंकि आपको 60 नंबर का क्वेश्चन है ना, 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन में आपको ढूंढना पड़ेगा कौन कौन सा क्वेश्चन पे आपको दिमाग लगाना है, और तब आप फिर दिमाग लगाओगे। गलती से भी गलत क्वेश्चन नहीं पकड़ लेना, जैसे कि मान लो कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पकड़ लिया है, तो वो नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, कोई सिटिंग अरेंजमेंट पकड़ लिया और बहुत डिफिकल्ट सिटिंग अरेंजमेंट ले लिया आपने, नहीं सॉल्व हो रहा है, तो वो दिमाग आप उसमें मत फंसो। देखो कि क्या क्या डुएबल क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने बोला ना आपको, मशीन इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, सिलोगिज्म, अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग टू कोडिंग, इसमें वो कुछ खेल नहीं कर सकता है। ये आपका बहुत डिफिकल्ट नहीं रहेगा, ये मॉडरेट रहेगा या इजी रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा ही नहीं। डिफिकल्ट या तो क्रिटिकल रीजनिंग करेगा, या तो सिटिंग अरेंजमेंट पजल करेगा। हर साल कोई एगो कर सकता है। अगर आपको दिख रहा है पजल डिफिकल्ट है, इसका मतलब क्रिटिकल रीजनिंग इजी होगा। अगर आपको लगा कि यार क्रिटिकल रीजनिंग तो भाई समझ में नहीं आ रहा कुछ, पजल इजी होगा। आप समझ पाए? अब तो ये हो गया हम लोग का नॉर्मल स्ट्रेटजी हो गया। अब पेड स्टूडेंट्स के लिए क्या स्ट्रेटजी है? जिन्होंने भी स्मार्ट कोर्स में एनरोलमेंट लिया है, या फिर मेंटरशिप कोर्स के अंदर एनरोलमेंट लिया है, तो आपको ना एक पीडीएफ मिलता है, जहाँ पर वीडियोस का लिंक होता है। ठीक है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। उस लिंक को अगर आप फॉलो करोगे, तो आपका प्रिपरेशन हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, फिर आप टेस्ट दोगे। रुको मैं दिखाता हूँ आप। ठीक है, माय रिकमेंडेड लिंक्स ऐसे करके होगा, इसमें आप जाओगे, तो मैंने एक मैसेज दिया है, यहाँ बताया कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कौन कौन सा अदर टॉपिक है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, उसको भी कर लेने में फ़ायदा ही है। इसके बाद फिर मैंने लिंक दिया है। देखो, सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ पजल के लिए मैंने इतना लिंक दिया है। ठीक है, ये सब वीडियोस का लिंक है। उसके बाद फिर देखो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मशीन इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटी, डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग, उसके बाद फिर सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, सारा का लिंक दिया है। बैंकिंग पीवाईक्यू का भी लिंक दिया है। अब कुछ ऐसे हैं, जैसे देखो, डायरेक्शन डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर कुछ दूसरा कुछ होगा। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये तीनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा ग्रे ग्रे करके रखा हुआ है ना, नहीं तो बाकी सबको ग्रीन ग्रीन रखा है। ठीक है, समझ पाए? है ना? तो इस तरह का आपको लिंक मिलेगा, वो लिंक को आप फॉलो करोगे, पहला काम तो आपको वही है। वो आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करा देगा, वो आपका प्रैक्टिस करा देगा। तो प्रैक्टिस और बेसिक्स आपका दोनों वही लिंक से हो जाएगा, तो वही आपका काम है अभी। ये जब हो जाए, तो आपको टॉपिक टेस्ट मिलेगा और पीवाईक्यू टेस्ट मिलेगा। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? जैसे ही आपको रिसोर्स फोल्डर के अंदर आप जाओगे, रिसोर्स फोल्डर के अंदर पे जाकर के आपको एक प्रैक्टिस रिसोर्स का फोल्डर मिलेगा। प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर आपको रीजनिंग मिलेगा, रीजनिंग का एक फोल्डर। बस रीजनिंग का फोल्डर खोल के देखना, उसके अंदर आपको बहुत सारा टेस्ट मिल जाएगा। तो वो टेस्ट जो है आपको प्रैक्टिस करा देगा। तो 300 क्वेश्चन आपका, ज़्यादा उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। ठीक है, चलो। इसके बाद वीकली मेंटरशिप टेस्ट भी होगा आपको। हो सकता है कि ये ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाए, या फिर मैं आपसे गूगल मीट में टेस्ट लूँ, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ मेंटरशिप वाले बच्चों के लिए है। तीसरा वाला, जो मेंटरशिप के अंदर है, उनका वीकली मेंटरशिप टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो, ये हमारा पेड स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटजी था, और ये नॉर्मल स्ट्रेटजी था। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को नोट करो, पजल या क्रिटिकल रीजनिंग में कोई एक पकड़ो और उसको डेली उस पर काम करो। 300 क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन हर एक टॉपिक के लिए प्रैक्टिस कर लो। एक फुल लेंथ मॉक लगाओ हर मंथ, बस इतना आपको करना है। ठीक है जी। अब अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो ऐप के अंदर, तो आप फीडबैक जरूर देना, क्योंकि आपका एक फीडबैक जो है वो मेरी क्रेडिबिलिटी हाई करता है। और यूट्यूब पे देख रहे हो तो एक लाइक कर दो दोस्त, एक कमेंट करो। आपका एक कमेंट मैं दिन रात देखते रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों में भी, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट पहुंच सके।
इसके बाद अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करके रख लो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आगे भी और अभी भी, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का तैयारी कर रहे हो या फिर कोई रेगुलेटरी बॉडीज का तैयारी कर रहे हो। ठीक है। अगर आपको हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी लेना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ दे देता हूँ आप, 8340613896। ठीक है, और दूसरा है 9608906135। हमारा ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। ऐप का नाम है आर्यन ग्रेड बी। ठीक है। कोई जानकारी वगैरह लेना है तो आप यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप ही करना। ठीक है, कॉल मत करना, व्हाट्सअप ही करना। सारा जानकारी आपको मिल जाएगा, डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको इसी व्हाट्सअप में। तो आप व्हाट्सअप ही करना। ठीक है, दोनों नंबर पे 8340613896 और 9608906135। ओके। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।